17 दिसंबर 2024। हमारे लिए फर्स्ट न्यूज़। श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पे आए तो कुछ एग्रीमेंट पे बात हुई है। श्रीलंका ने कहा है हम हमारी टेरिटरी को परमिट नहीं करेंगे जो इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो। भारत श्रीलंका को कंटिन्यू देगा ग्रांट श्रीलंका के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही उनका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे इशू पे डिस्कशन किया गया, रीजनल सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट पे, साथ ही तमिल इशूज़ एंड राइट ऑफ फिशरमैन। श्रीलंका में जो तमिल पीपल है उनके राइट की बात कही गई, साथ ही जो कच्छातीव द्वीप है इंडिया श्रीलंका के बीच, वहाँ पे जो फिशिंग होती है तो उस पर भी चर्चा की गई। इंडिया ने अनाउंस किया है हमने अब तक श्रीलंका को जो लोन दिया है उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर देंगे, जो श्रीलंका में रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए काम करेगा। साथ ही वहाँ पे एक पोर्ट बन रहा है, उसके लिए भी हमने उनको ग्रांट दिया है, कनेक्ट संतुराई। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है, साथ ही मेंस में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए तो हम आपको एक्स्ट्रा 20 मिलियन ग्रांट दे देंगे। ओरिजिनली हमने आपको लोन दिया था जिसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। आप आज लोन लीजिए, कल इसको इस्तेमाल कर लीजिए। हम पार्टनरशिप करेंगे एनर्जी प्रोजेक्ट पे, जिसमें कनेक्ट होगा एक कॉमन ग्रिड, नाम है उसका इंडिया श्रीलंका मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, जिसको यूएई का सपोर्ट है, जिसमें एलएनजी सप्लाईज है। साथ ही श्रीलंका में एक कोल पावर प्रोजेक्ट है सामपुर, उसको भी हम कंप्लीट करने में सपोर्ट करेंगे। इंडिया एंड श्रीलंका में जो बिजनेस चैम्बर होते हैं उनके लिए एक फोरम बनाया गया है, इंडिया श्रीलंका बिजनेस फोरम, जिनकी हर साल मीटिंग होती है। साथ ही श्रीलंका ने इंडिया को कहा है आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचिए और आप बैन कीजिए आपके जो फिशरमैन बॉटम ट्रैवलिंग करते हैं, उस वजह से मरीन रिसोर्स काफ़ी मात्रा में डिप्लीट हो जाता है। इंडिया का कहना है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका को आप आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कीजिए, साथ ही वहाँ के जो लोकल इलेक्शन रहेंगे काउंसिल के उसको भी लीजिए। इंडिया सपोर्ट करेगा श्रीलंका को, उनको ज्वाइन करना है ब्रिक ग्रुपिंग्स जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में है। साथ ही इंडिया इंटरवेंशन करेगा अनक्लॉज में, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ अनक्लॉज। श्रीलंका को अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ानी चाहिए उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, जो 200 नॉटिकल मील के बीच के बाहर का होता है। ये इशू, ये कीवर्ड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया श्रीलंका पे GS2 में IR में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे। साथ ही प्रीलिम फैक्ट्स पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कीवर्ड यहाँ पे PT फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। मोइस्ट हर्टलैंड एक दंडकारण्य फॉरेस्ट है जो छत्तीसगढ़ में आता है। अगला कीवर्ड है इंद्रावती नेशनल पार्क, वो भी छत्तीसगढ़ में। आगे आता कीवर्ड मोइस्ट डोमिनेटेड रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। रेड कॉरिडोर शुरू होता है पशुपति टेम्पल से, पशुपति टू तिरुपति। पशुपति नेपाल में आता है, तिरुपति इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में। अगला कीवर्ड है C-60 कमांडोज, जो एक स्पेशलाइज एंटी मोइस यूनिट है महाराष्ट्र पुलिस की। ये जो एरिया है दंडकारण्य वाला, क्यों अब तक
हॉटबेड बना है मोस्ट एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है जो प्रोवाइड करते कवर फॉर इंसर्जेंट्स टू लॉन्च अटैक्स, प्लान ऑपरेशन और सस्टेन उनका ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते आगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS3 में सीधा क्वेश्चन बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड उसके जो चैलेंजेस है फाइनेंस के लिए, इस पे आर्टिकल फोकस करता है। क्या ये आर्टिकल देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया को चलना है नेट जीरो के पाथ पे, हमें अचीव करना है नेट जीरो 2070 तक। उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हमें एक बड़ा क्रूशियल पाथवे बना के देता है। हमें डिकार्बनाइज करनी है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। लास्ट ईयर हमने एक मिशन इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था, जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसमें हमारा टारगेट था हम प्रोड्यूस करेंगे 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030 तक। लेकिन इसके सामने बड़ा चैलेंज है फाइनेंसिंग का। इस वजह से थ्रेड कर जाता है हमारे ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशन को। एक एनालिसिस रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग NEF की। उन्होंने कहा था इंडिया ट्रैक कर रहा है मीट ओनली 10% इस स्टेटेड गोल। हमारा जो 70 तक गोल है उसका सिर्फ हम 10% ही अब तक ट्रैक करेंगे। इस वजह से स्लगिश प्रोग्रेस हो रही है, एट्रीब्यूटेबल टू सब्सटेंशियल डिस्पैरिटी बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें चाहिए $5 to $6 पर केजी के हिसाब से, लेकिन उससे सस्ता पड़ता है ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन, जो मात्र $1 या $2 पर केजी में बन जाता है। इस वजह से प्राइस का जो डिप्रिशिएशन है हमारे लिए काफ़ी चैलेंज खड़ा कर देता है। हमें ड्राइव करना है डोमेस्टिक ऑप्टेक को, साथ ही अट्रैक्ट करनी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट। इलेक्ट्रोलाइजर वाटर में से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और दोनों भी कैपिटल कॉस्ट के ज़्यादा मायने करता है। इस वजह से उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है काफ़ी बढ़ जाती है। स्टडी शो करती है इंक्रीजिंग कैपिटल कॉस्ट 10 to 20%, उस वजह से ट्रिगर हो सकता है अप टू 73% तक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को। इसके साथ साथ जो कॉस्ट आती है इलेक्ट्रोलाइजर की, ये आती है $500 to $1,400 पर किलोवाट अल्कलाइन के लिए, एंड $1,100 to $1,800 पर किलोवाट फॉर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए। इस वजह से इसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है हमारे लिए चैलेंज खड़ा कर देती है। हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखेंगे, दुनिया भर में अब तक 27% आउट ऑफ 1572 1500 जो लार्ज स्केल क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट थे, जिनकी वैल्यू अब हो रही है 370 बिलियन तक, उन्होंने ही अपना रीच किया है फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ओनली 27%। ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन प्लांट्स एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडिकेट करती है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चरल बैरियर है, हमें इससे बाहर जाके टेक्नोलॉजी रेडनेस पे भी फोकस करना है। इंडिया को ज़रूरत है, हमें अडॉप्ट करना है इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इफेक्टिवली डी रिस्क करनी इन्वेस्टमेंट को, साथ ही अट्रैक्ट करना है कैपिटल बड़ी मात्रा में। हम देखते हैं US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फोस्टर किया है अपने इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम को, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड कंजप्शन को इवॉल्व कर जाता है। सिमिलर अप्रोच हमें भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है,
जहाँ पे हम लोकलाइज इंडस्ट्रियल क्लस्टर को लिंक करेंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ, जो क्रिएट करेंगी सेल्फ सस्टेनिंग हाइड्रोजन कॉरिडोर भारत में, जिस वजह से अट्रैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट। किस तरह से हम डी रिस्क कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को? हमें चाहिए एक मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच, जिसमें फर्स्ट आता है हमें बनाना है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। हमें सोचना है बिहाइंड प्रोडक्शन इंसेंटिव के परे। हम एड्रेस करेंगे फंडामेंटल फाइनेंसिंग बैरियर। हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए लॉन्ग टर्म हाइड्रोजन परचेस एग्रीमेंट। साथ ही पार्शियली जो लोन गारंटी रहेंगी उसको भी रिड्यूस करना चाहिए इन्वेस्टर के अनसर्टेनिटी के लिए। हम क्रिएट करेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो अलो करेगा रैपिड एक्सपेरिमेंट के लिए, साथ ही मेंटेन रखेगा सेफ्टी स्टैंडर्ड। जिस तरह से फिनटेक इनोवेशन में हमने एक्सप्लोर किया, एक्सलेट किया, सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी होना चाहिए। सेकंड आता है फाइनेंशियल सेक्टर पे। बैंक को मूव करना चाहिए ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस से, जो डिजाइन रहता है फॉर कन्वेंशनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाइड्रो, थर्मल, वाइड, इस क्षेत्र में बैंक फाइनेंस देती है, लोन देती है। राइटर का कहना है अब अपना हाइड्रोजन सेक्टर में भी लोन दीजिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स दैट एड्रेस हाइड्रोजन्स डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस। उसके लिए चाहिए लॉन्ग डेवलपमेंट टाइमलाइंस, अनसर्टन डिमांड एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन। हम इसमें ब्लेंड कर सकते हैं फाइनेंस को ग्रीन बॉन्ड के साथ, जो हमारे लिए प्रोवाइड करेगा इनिशियल मूवमेंट। यहाँ पे एक मॉडल की बात की गई है, एंकर प्लस फाइनेंसिंग मॉडल, जिसमें क्रेडिट वर्थी जो इंडस्ट्रियल एंकर रहेंगे वो कस्टमर को अंडर राइट देंगे बेस कैपेसिटी बनाने के लिए। हम आगे कर सकते हैं इक्विपमेंट लीजिंग स्ट्रक्चर। जो हमारे पास इक्विपमेंट रहेंगे हम उनको लीज पे दे सकते हैं, जो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रोलाइजर इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम प्रोहिबिटिव अप फ्रंट कॉस्ट इनटू मैनेजेबल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। थर्ड आता है इंडिया को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। हम टैकल करेंगे प्रैक्टिकल मार्केट मेकिंग चैलेंजेस को। हमें स्टेब्लिश करना चाहिए स्टैंडर्डाइज कार्बन इंटेंसिटी एंड हाइड्रोजन ओरिजिन सर्टिफिकेशन, जो फैसिलिटेट करेगा एक्सपर्ट को, साथ ही ट्रस्ट बनाएगा इंडिया के हाइड्रोजन सप्लाई चेन पे। कुछ की ट्रेड कॉरिडोर की यहाँ बात की गई है, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन प्रोजेक्ट, जो बिटवीन है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच में, शो करता है क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगी डिमांड सर्टेनिटी, जो नीड हमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के लिए। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। GS1 में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है और कुछ प्रीलिम फैक्ट्स यहाँ पे हमें पॉइंट मिलते हैं। किस तरह ला नीना अफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को, समझेंगे कैसे। हाउ डज ला नीना अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट? हमें पता है ला नीना होता क्या है। ये जो फेज है अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का, इंसो, जहाँ पे जो पैसिफिक ओशन का रीजन है बिटवीन इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका, ये ठंडा पड़ जाता है, कूल कर जाता है दैन यूजुअल। इसका उल्टा हो जाता है अल नीनो, जहाँ पे सेम रीजन वार्म कर देता है। ये जो दो फेजेस है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, साथ ही वेदर पैटर्न को। ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स, ला नीना में इंडिया रिसीव करता है नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन में। इंडिया में इसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, लेकिन इस वजह से अफ्रीका में सूखा पड़ जाता है और अटलांटिक ओशन में हरिकेन आ जाते हैं।
इसका उल्टा कीजिए, अब लीजिए अल नीनो, जो भारत में एक्सट्रीम समर लाता है और ड्राउट सूखा इंडिया में आता है। साथ ही उस वजह से ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है सदर्न यूएस में। अगला कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल डीप ला नीना, जिसमें जो ला नीना इवेंट्स है फ्रॉम 2021-22 3 कंसेक्यूटिव ईयर में ये इवेंट हुई है। इस वजह से इसको कहा गया है ट्रिपल डीप ला नीना, और ये एक रेयर अकरेंस होता है। उसके बाद आया है अल नीनो इन 2023 में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है दोनों भी ला नीना के भी अल नीनो इवेंट के भी बढ़ रही है। एज राइजिंग सी एंड लैंड टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है पैसिफिक का बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस। इस वजह से एम्पलीफाई हो रहा है एक्सट्रीम ला नीना इवेंट्स विच जनरली लीड टू हर्श विंटर इन इंडिया। ला नीना की वजह से इंडिया में हर्श विंटर आ रहा है। हम देखेंगे हिस्टोरिकली ला नीना कब फॉर्म होता है। वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग मानसून और प्री मानसून पीरियड में। इट हैज फॉर्म ओनली ट्विस, इसी के बीच बनता है बिटवीन अक्टूबर दिसंबर सिंस 1950। एक अगला कीवर्ड आता है ओशनिक नीनो इंडेक्स, ONI। ऑनसेट होता है ला नीना आ रहा है, अल नीनो आ रहा है, हम डिक्लेयर करते इसी इंडेक्स के बेसिस पे ओशनिक नीनो इंडेक्स, जिसमें कंपेयर किया जाता है 3 मंथ का सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में विथ 30 ईयर एवरेज। लास्ट 30 ईयर एवरेज का डाटा हम उठाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं लास्ट के 3 मंथ के सी सरफेस टेम्परेचर के साथ। जब उसका डिफरेंस दोनों में का 0.5 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब अल नीनो आएगा, और अगर वो -0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो इसका मतलब है ला नीना आएगा। हम क्लासिफाई करेंगे फुल प्लेज ला नीना को और अल नीनो को। जब ओशनिक नीनो इंडेक्स की वैल्यू एक्सीड कर जाती थ्रेशोल्ड से एटलीस्ट 5 टाइम्स कंसेक्यूटिवली। दिल्ली में एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है जिनका नाम है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। इन्होंने एनालिसिस किया है मेट्रोलॉजिकल डाटा को। उन्होंने दिखाया एवरेज वाइंड स्पीड हायर होंगी थ्रू आउट डे ड्यूरिंग ला नीना विंटर में। उस वजह से क्या होगा, फास्टर वाइंड हेल्प करेंगी रिड्यूस एयर पोल्यूशन को, वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे पोल्यूटेंट को दूर तक। लेकिन ला नीना सेट हो जाता है तो लोअर टेम्परेचर बन जाता है नॉर्थ इंडिया में। उस वजह से क्या होता है, वहाँ के जो पीपल है बर्न कर देते हैं बायोमास को हीटिंग के लिए, और वर्स हो जाता है एयर पोल्यूशन। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का ये भी एक बड़ा रीज़न है। ला नीना एंड मानसून। अल नीनो समर में आता है, रिलेटिवली काफ़ी हर्ष होता है, और उस पीरियड में, उस सीज़न में, अप्रैल मई में हम एक्सपीरियंस करते हैं इंटेंस हीट वेव को। अगर ला नीना आ रहा है एंड परसिस्ट हो जाएगा इनटू समर के 2025 में, तो हो सके हमें कुछ रिलीफ मिलेंगी हाई हीट में। साथ ही जो अल नीनो डिस्टर्ब करता है मानसून को, इंडिया हिस्टोरिकली रिसीव करता है बिलो एवरेज रेनफॉल। अल नीनो की वजह से इंडिया में बारिश कम होती है। ड्यूरिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल अल नीनो ईयर सिंस 1871 में, 1871 से जितने भी अल नीनो आए उनमें हाफ के पीरियड में इंडिया में बारिश बिलो एवरेज हुई है। जो अल नीनो इवेंट्स हैं उसके अलग अलग इम्पैक्ट इंडिया पे होते हैं। अल नीनो में बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया
रिसीव करते लेस रेनफॉल को, और उसी टाइम पे सेंट्रल इंडिया में रेयरली अफेक्ट हो जाता है, वहाँ पे बारिश कम होती है। ला नीना प्रोमोट करता है एक रबस मानसून एज एविडेंस बाय नॉर्मल एंड अबो नॉर्मल रेनफॉल। ला नीना ईयर वेरी इंपॉर्टेंट 2020, 2021, 22 में आए थे। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप ठीक से पढ़िए और समझ लीजिए। अब चलते आगे। ये पिक्चर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रीलिम फैक्ट से यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है। विजय दिवस, जहाँ पे हम मार्क करते हैं इंडिया की विक्ट्री है 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार में, जो हर साल 16 दिसंबर को होता है। दिल्ली में एक नेशनल वार मेमोरियल है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।